हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। ठीक है, तो हम सिलेबस 2022 में है। ये चैप्टर 2016 में भी सेम है, 2022 में भी सेम है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 हमारा है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। ये चैप्टर आपको बताता है कि कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज पर लगता है, कब लगता है, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होते हैं, हमारे कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने हमारे रूल्स होते हैं। ये सारी चीज हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर में। इसके साथ साथ हमारे कॉस्ट ऑडिट में, मतलब हमारी लाइफ में कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर आपका इंटरेस्टिंग है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिख लेते हैं एक बार। छोटा सा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, चलिए इंट्रोडक्शन की एक बार शुरुआत करते हैं कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। लिखेंगे इसमें मेरे साथ पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर we have to understand, we have to understand, we have to understand the rules, the rules framed under companies cost records, ब्रैकेट में लिखेंगे cost records and audit, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑडिट रूल्स 2014। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, जो हमारा 2014 में ये आया था, इसमें कितने प्रकार के रूल्स हमको पढ़ने हैं। देयर आर ओनली 6 टाइप ऑफ रूल्स विच वी हैव टू स्टडीड इन दिस टाइप ऑफ चैप्टर। ठीक है, यहां पे हमारे पास 6 तरह के रूल है। अभी मैं नीचे लिख पाऊंगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे in this chapter, in this chapter, comma, we understand the criteria, या फिर कंडीशन भी लिख सकते हो, the criteria on which prescribed companies, सारी कंपनी नहीं, prescribed companies required to maintain, सारी कंपनी बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंडेटरी किस पर रूल है वो हम पढ़ेंगे। ऑन विच प्रेस्क्राइब्ड कंपनी required to maintain their cost records
ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन प्रेस्क्राइब्ड कंपनियों को बनाने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3। दोबारा लिखेंगे, इन दिस चैप्टर, कॉमा, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हम ये भी देखेंगे, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट हाउ एंड when the above prescribed companies, दोबारा बोल रहा हूं, सारी कंपनी के ऊपर नहीं, प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज। हमने लिखा we also understand about how and when the above prescribed companies get cost audit किनका, of their cost records, हम इसमें यह भी देखेंगे कि किन कंपनियों को अपना कॉस्ट ऑडिट कराना है, किन को नहीं कराना। पहले हम देखेंगे कि किनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, और फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑडिट किनको कराना है। जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाएगा, मतलब जिस प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज पर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की लायबिलिटी आ गई, उसको कंपलसरी कॉस्ट ऑडिट तो कराना ही कराना है, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन लिमिट्स एंड सर्टेन एग्जम्पशन। ऐसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड किसको नहीं बनाना, उसके लिए भी एग्जम्पशन है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, अंडर cost records and audit rules, comma, prescribed companies जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं कि किनको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, किनको उन कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट कराना है, prescribed companies are listed, सेबी वाला लिस्टेड नहीं, are listed in the table A and table B। दो कैटेगरी बनाई गई है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल में, टेबल ए और टेबल बी। तो उस टेबल ए और उस टेबल बी में जो भी कंपनीज आती है, जो भी आपकी कंपनीज आती है, उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, सब्जेक्ट टू क्राइटेरिया, कि वो क्या लिमिट है अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा, और किसको अपने कॉस्ट ऑडिट कराने हैं, उन रिकॉर्ड्स का जो आपने बनाए हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं या नहीं बनाने, फिर दूसरा स्टेप क्या देखेंगे कि उनका ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। पहला स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे कि इस फलाना कंपनी पर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है या नहीं है, फिर हम देखेंगे कि इस फलाना कंपनी पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, टेबल ए contains regulated sectors, regulated
सेक्टर्स। सेक्टर्स मतलब रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में सारी कंपनी आती है, बट कंपनी के अंदर इंडस्ट्री नहीं आती। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, रेगुलेटेड सेक्टर में हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री आती है। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी आती है? इंडियन ऑयल आती है, ओएनजीसी आती है, भारत पेट्रोलियम आती है, एचपी आती है। बहुत सारी कंपनी हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आती है, और वो इंडस्ट्री हमारी रेगुलेटेड सेक्टर में है। मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा कि कौन सी टेबल है हमारी, और वो आपके टेबल ए में कवर है। मतलब उनको एक जो कैटेगरी दी है कॉस्ट, रिकॉर्ड और ऑडिट रूल में, वो कैटेगरी का नाम है टेबल ए। ठीक है, चलिए ऐसी चलते हैं हम टेबल नंबर बी पर। पॉइंट नंबर 6, टेबल बी कंटेन्स नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रीज। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, जैसे एक एग्जांपल लू, इसमें आपकी आती है सीमेंट इंडस्ट्री, जो सीमेंट बनाती है। तो अंबुजा, जेके, ये सब आपकी क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री है। तो ये आती है आपकी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में। ठीक है, ये क्या आती है आपकी? नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में ये आपकी आती है। ऑल राइट, चलिए अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कहता है द क्राइटेरिया ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, द क्राइटेरिया ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर सेम फॉर बोथ इंडस्ट्रीज। दोनों इंडस्ट्रीज के लिए सेम क्राइटेरिया है कॉस्ट रिकॉर्ड लगाने का। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड की जो भी कंडीशन है वो सेम है दोनों इंडस्ट्री के लिए, चाहे रेगुलेटेड वाले में हो आप, चाहे आप नॉन रेगुलेटेड वाले में हो। ठीक है, बट लिखेंगे पॉइंट नंबर 8, हाउएवर criteria of cost audit are different for both industries, different for both इंडस्ट्रीज। कॉस्ट ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों इंडस्ट्री की कंडीशन अलग है। जब हम आएंगे अपने रूल पर, उस रूल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो क्या रूल्स है जो आपके कॉस्ट ऑडिट रूल्स एंड ऑडिट में बनाए गए थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनानी है, हम देखेंगे कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कब कराना है। फिर हमने देखा कि प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज का मतलब क्या है। सारी कंपनी नहीं, सारी इंडस्ट्री नहीं, प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्री या प्रेस्क्राइब्ड कंपनी का मतलब क्या है? जो आपकी लिस्टेड है टेबल ए में और टेबल बी में। यहां पे कंपनी का नाम नहीं होगा, यहां पे कंपनी का नाम नहीं होगा टाटा स्टील, नहीं, यहां पे सिर्फ स्टील वर्ड यूज होगा कि स्टील इंडस्ट्री। अगर आप प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज नहीं लिखना चाहते तो आप प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्री भी लिख सकते हो। यहां पर हम प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो फिर हमने लिखा कि जो हमारी टेबल ए है उसमें है
रेगुलेटेड सेक्टर मतलब रेगुलेटेड इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है जिनकी कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती है या जिनको ओपन करने के लिए गवर्नमेंट का काफी रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन आपको करना होता है। फिर आपकी आती है टेबल नंबर बी, जिसमें आपकी कंटेन्स है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, फिर हमने लिखा कि कॉस्ट रिकॉर्ड की लिमिट तो सेम है, कॉस्ट रिकॉर्ड का जो भी क्राइटेरिया है दोनों इंडस्ट्री के लिए सेम है, लगेगा तो भी ना लगेगा तो भी, बट कॉस्ट ऑडिट का क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 कहता है देयर आर 6 रूल्स framed under companies cost records and audit rules 2014, नेमली, इनके नाम क्या है, आइए इनके नेम लिखते हैं। हमको क्या पढ़ने हैं कि हमारे पास भाई 6 रूल है, बस ये रूल पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। हमारे पास 4 फॉर्म है, वो 4 फॉर्म पढ़ने हैं, चैप्टर खत्म। कुल मिला के हमें कितनी बातें पढ़नी है, कुल मिला के हमें 10 बातें पढ़नी है और चैप्टर खत्म, सिंपल। आइए तो लिखते हैं हमारे पास कितने रूल है। सबसे पहले लिखेंगे हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कुछ नहीं है, रूल नंबर 1 क्या बताता है कि इस रूल का, जो ये सारे रूल है, इसका नाम क्या होगा। तो नाम तो हमने देख लिया, कंपनीज के कॉस्ट रिकॉर्ड और उसका ऑडिट रूल, इस नाम से हमारा एक रूल बना हुआ है। सो रूल नंबर 1 में यही लिखा है कि ये जो रूल है इसका जो हेडिंग होगा, इसका जो नाम होगा, उसका नाम क्या होगा। तो वही लिखा है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये मैं इसलिए सेपरेटली लिखवा रहा हूं, क्या पता एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे एमसीक्यू आ जाते हैं। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है, कमेंसमेंट। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 भी आपका बहुत इजी है। रूल नंबर 2 में क्या बताया गया है कि डेफिनेशन क्या होती है, मतलब डेफिनेशन मतलब कॉस्ट ऑडिटर किसको बोलेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट किसको बोलेंगे। एक्ट का मतलब क्या है, मतलब जहां पर भी हम यहां पे बुक में एक्ट लिखा है ना, उस एक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे बनेंगे, ठीक है, ये सारी डेफिनेशन रूल 2 में है। तो रूल 2 में क्या है आपकी डेफिनेशंस। ऑलराइट, रूल 2 में आपकी डेफिनेशंस है। रूल नंबर 1 में आपका है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। ये रूल है आपका इंपॉर्टेंट। ये क्या बताता है, ये बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आपको मैं एक बात बता देता हूं, पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, हम दूसरे चैप्टर पर है। हमारी क्लास ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलेगी। हम एक एक चीज को लिखेंगे, क्योंकि बुक तो आपके पास भी है, बुक मार्केट में भी है, वहां से आप रीडिंग कर सकते हो। बट जब हम अपने नोट्स बनाते हैं तो पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करने में बहुत इजी होता है, सब्जेक्ट इजी लगने लगता है। तो मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। आपके लिए ये अच्छा है कि आप इसको लिखें, ठीक है। ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है। वो अलग बात है कि मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको दे दूं, वो अलग एक कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी आपको लिखना चाहिए। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था, बेनिफिट आपका ही है, आपको अच्छा लगेगा लिखकर, कॉन्सेंट्रेट रहेगा, क्योंकि आप तो दूर बैठे हो, बंबई में, केरल में, यूपी में, लखनऊ में, ठीक है, तो बेनिफिट आपको ही है।
तो रूल 3 आपका क्या बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड इंप्लीमेंट करने की क्या क्राइटेरिया होता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले रूल पर। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हां जी, रूल नंबर 4 क्या बताता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कि कॉस्ट ऑडिट आपका कब लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट की क्या क्राइटेरिया है यह बताएगा आपको रूल नंबर 4। चलिए चलते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 कहता है कि आपके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने का एप्लीकेबिलिटी तो लग गया, बट उसको मेंटेन कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। कौन? रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बताता है हाउ टू मेंटेन, मतलब एक ये पेन आपके पास है, इसको मेंटेन कैसे करोगे, इसको कैसे रखना है, कैसे यूज करना है, वो चीज आपको कौन बताएगा? रूल नंबर 5। हाउ टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको कैसे मेंटेन करने हैं। और आपका आखिरी रूल, रूल नंबर 6, ये आपको क्या बताएगा? रूल नंबर 6 आपको बताएगा कि आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करोगे, कितने दिन में करोगे, वो कब तक आपके ऑफिस में रहेगा, कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो उसको कैसे फिल करना है, जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो आपको उससे क्या वो लेनी है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेशन, मतलब वो आपको एक लेटर देगा कि हाँ मैं आपके यहां पे अपॉइंटेड हूं, अपनी स्टैंप लगाएगा, अपने साइन करेगा। आप भी सरकार को बताओगे कि सरकार, मतलब एमसीए को बताओगे, एमसीए फाइलिंग करोगे कि हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर आ चुके हैं। तो कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से लेकर सारी की सारी फॉर्मेलिटी इसमें होती है। और इस रूल नंबर 6 को मैं नाम दूंगा, इस रूल नंबर 6 को नाम देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। हां जी, रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, और इसके साथ साथ एक और चीज पढ़ेंगे, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हमको ऑडिटर साहब देंगे, कितने दिन में देंगे, फिर वही रिपोर्ट हमें चेक करके एमसीए को फाइल करनी होती है, कितने दिन में फाइल करनी होती है, कौन से फॉर्म में फाइल करनी होती है, कैसे फाइल करनी होती है, ये भी हम रूल नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 6 में हम ये पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? 9th पॉइंट में लिखा कि हम पढ़ेंगे देयर आर 6 रूल। पहला और दूसरा रूल तो कुछ नहीं है, पहले रूल में सिर्फ एक ही लाइन है कि इन रूल्स को हम क्या बोलेंगे? कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। दूसरी रूल में क्या लिखा है कि एक्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट किसे बोलेंगे, कॉस्ट ऑडिटर किसे बोलेंगे, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको बोलेंगे, वो लिखा है रूल नंबर 2 पर। फिर आपका है रूल नंबर 3 कि किस पर कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेशन लगेगी, किसको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि किसको अपना कॉस्ट ऑडिट कराना है। रूल नंबर 5 कहता है कि कैसे आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाकर रखने हैं, क्या फॉर्मेट होगा। और रूल नंबर 6 कहता है कि कॉस्ट ऑडिटर जब अपॉइंट होगा तो उससे रिलेटेड क्या प्रोसेस है, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की क्या क्या इंफॉर्मेशन, मतलब कैसे इश्यू होती है,
कौन करता है, कितने दिन में करता है। क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं आपको बोलूं, कम से कम 15 से 20 नंबर की वेटेज है इस छोटे से चैप्टर की। क्योंकि ये बेस है आपका, इसमें ही सारे फॉर्म्स है, इसमें ही सारे रूल्स है, आगे तो आपके प्रैक्टिकल्स है और मैनेजमेंट ऑडिट में आपकी नॉर्मल थ्योरी है, बट ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9th पॉइंट में मैंने आपको बताया कि हमको 6 रूल्स इसमें पढ़ने हैं। अब 10th पॉइंट पे चलेंगे। 10th पॉइंट में मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं कि कितने फॉर्म्स के बारे में हमको यहां पे अपना डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए, तो 9 पॉइंट आई होप सबने लिख लिया होगा। हमारे 6 रूल होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के रूल्स, मतलब कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे, फॉलोइंग आर दी forms related to cost records, comma cost auditor, comma cost audit report। ठीक है, और हमारे 4 फॉर्म्स होते हैं, तो 10 बातें पढ़नी है। दोबारा बोल रहा हूं, 6 रूल पढ़ने हैं, 4 फॉर्म पढ़ने हैं। तो फॉर्म नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है? फॉर्म CRA1। हां जी, पहला फॉर्म आपका है फॉर्म CRA1। फॉर्म CRA1 किसका है? फॉर्म CRA1 कहता है कि मैं बताऊंगा रूल 5 तू तो बता रहा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करने हैं, बट रूल 5 मेरी बात सुन, मैं वो फॉर्मेट हूं जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो CRA1 में हम पढ़ेंगे। CRA1 का जो फॉर्म है वो बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करने हैं। तो लिख देते हैं फॉर्म फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही CRA1 का भी फॉर्मेट है। चलिए चलते हैं फॉर्म नंबर 2 पर, यानी CRA2। CRA2 आपका इनविटेशन फॉर्म है। जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद कंपनी MCA को बताएगी CRA2 फॉर्म फाइल करके कि हमारी कंपनी में कॉस्ट ऑडिटर साहब का वेलकम हो चुका है। चाहे आपका अपॉइंटमेंट हो, चाहे आपका रीअपॉइंटमेंट हो। भाई कैजुअल वैकेंसी हो गई और नया ऑडिटर आया, ठीक है, मतलब नया कॉस्ट ऑडिटर आते ही CRA2 फॉर्म फाइल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, अभी सारे फॉर्म आपको दिखाऊंगा, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ऑलराइट, चलिए चलते हैं फॉर्म नंबर 3 पर। फॉर्म CRA3। फॉर्म CRA3 क्या कहता है? लिखेंगे भाई कॉस्ट ऑडिट होने के बाद कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे। ठीक है, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर उनको कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देनी है, कोई कमेंट देना है, कोई अपना ओपिनियन देना है, वो अटैच करके वो CRA फॉर्म आपका CRA4 में जाएगा और वो CRA4
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को जाएगा। ठीक है, तो मतलब CRA 3 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का है और ये कौन इश्यू करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। लिखेंगे फॉर्म्स फॉर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट issued by cost auditor, issued by cost auditor। ठीक है, अब फॉर्म आपका है CRA 4। ये रिपोर्ट जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिल जाएगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। कुछ कमेंट देनी है तो ठीक है। ये फॉर्म मतलब CRA 3 आपका PDF फॉर्म में होता है, ये तो नॉर्मल कागज होते हैं। ठीक है, PDF फॉर्म कह लो या कागज को स्कैन करके PDF बना लो। ये PDF आपकी अटैच होती है CRA 4 फॉर्म में जो MCA को फाइल होता है। MCA के जितने भी फॉर्म होते हैं वो नॉर्मल कागज वाले नहीं होते, वो एक एडोब सॉफ्टवेयर होता है, आपने देखा होगा एडोब, उसमें PDF खुलती है। उस PDF में अब अलग अलग डब्बे होते हैं और उस PDF में हमको अपना फिलिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो CRA 4 कोड यूज करेगा, फॉर्म यूज्ड बाय कंपनी टू सेंड cost auditor report, cost auditor report जो किस फॉर्म में आई थी आपकी? CRA 3 में, जो आपकी आई थी CRA 3 में, और एक किसको जाएगा? टू सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। ठीक है, किसको जाएगा आपका ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। चलिए, तो इसी के साथ हमने 10 पॉइंट पूरे किए और इस चैप्टर की एक इंडेक्स लिखी कि वो 6 रूल क्या कहते हैं और ये 4 फॉर्म क्या कहते हैं। अब अगर मैं एक बार इंट्रोडक्शन को यहां पे क्लोज कर देता हूं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कर लो। अब मैं यहां पर इंट्रोडक्शन को खत्म कर देता हूं। चलिए, इंट्रोडक्शन को खत्म कर देता हूं और अब चलते हैं हम आगे की बातों पर। आइए, हां जी, चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे रूल्स की। हमारे पास 6 प्रकार के रूल है, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट हम शुरुआत करेंगे आपकी रूल नंबर 3 से। सर ऐसा क्यों? आइए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या कहता है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल। रूल नंबर 1 आपका कहता है, ये देखो ये लिखा है, रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका? रूल नंबर 1, दिस रूल में बी कॉल्ड द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014, और ये आपके कब से लागू हुए थे? 30 जून 2014 से लागू हुए थे। ये 2 बातें बस रूल नंबर 1 बताता है, हम इसको बाद में लिखेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 में डेफिनेशन है, एक्ट का क्या मतलब है, कस्टम टैरिफ एक्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑडिटर का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होते हैं, फॉर्म कौन से है मैंने बता दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं हमें पता है, इंस्टीट्यूट क्या है हमारा इंस्टीट्यूट, और बाकी शब्दों के बारे में बताता है जो आपके CWA एक्ट में यूज हुए हैं। ठीक है, CWA एक्ट में यूज हुए हैं। रूल नंबर 3 आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट है, ये आपकी डायग्राम की फिगर है। रूल नंबर 4 आपका कॉस्ट ऑडिट का है, उसका डायग्राम है यहां पर। रूल नंबर 5 कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने का है, और रूल नंबर 6 आपका किसका है? कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का, बताने का
कि कंपनी ने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, ये इसके सारे डायग्राम यहां पे बने हैं। फिर आपका है फॉर्म CRA1, मैंने इसके बारे में बता दिया है कि फॉर्म CRA1 बताता है कि आपको कैसे कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं, बट इसकी डिटेल वर्किंग अभी हम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा डिटेल नहीं है, अभी नीचे डिटेल भी गिवन है। CRA2 क्या कहता है कि आपको इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है और उस CRA2 में क्या क्या डिटेल आपको भरनी है। CRA3 क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो आपकी इशू करते हैं हमारे कॉस्ट ऑडिटर, उसके बारे में बताया गया है कि कॉस्ट ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज बताएंगे। इसको भी अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के साथ क्या क्या एनेक्सर आपको देने हैं। ये एनेक्सर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे और इनका एक एक फॉर्मेट भी देखेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने इस बार बुक में ही उनको ऐड कर दिया है, हमको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनके बारे में भी अभी हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। फिर आपका है CRA4, ये क्या कहता है कि जो रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर ने दी है वो अब MCA को जाएगी और कंपनी क्या क्या डिटेल फिल करेगी, ये यहां पर लिखा है थ्योरी में। हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि कैसा होता है फॉर्म CRA4। अब ये आपका है डिटेल वर्जन। जितने भी रूल अभी हमने ऊपर पढ़े, जितने भी फॉर्म हमने पढ़े, अब यहां पे हम पढ़ेंगे उनका डिटेल वर्जन। ठीक है, डिटेल वर्जन पढ़ेंगे अब हम इनका। आइए डिटेल वर्जन पे चलते हैं। डिटेल वर्जन रूल नंबर फर्स्ट में अभी नहीं करा रहा, अभी हम बाद में करेंगे उसको। उसमें 2 ही बातें लिखी गई है, वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, रूल नंबर 2 में डेफिनेशन है। एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट हेडिंग का क्या मतलब है, जिसको बोलते हैं सीटा हेडिंग। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑडिटर का क्या मतलब है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, फॉर्म का क्या मतलब है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जो कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए वो होते हैं। इंस्टीट्यूट का क्या मतलब है, हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट CWA इंस्टीट्यूट। और जितने भी वर्ड्स होते हैं, देखो यहां पर भी इन्होंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि वर्ड्स तो और भी है ना हमारे एक्ट में। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं हमारे रूल नंबर 3 पर, उसका एनालिसिस करते हैं। आइए हेडिंग डालेंगे एनालिसिस ऑफ रूल 3। रूल 3 का एनालिसिस देखते हैं और इसका हेडिंग क्या था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। चलिए, कॉस्ट रिकॉर्ड किस पर लगेंगे, क्या कंडीशन है, लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल देते हैं फॉलोइंग आर दी कंडीशंस। फॉलोइंग आर दी कंडीशंस टू impose applicability of cost records। और किस पर लगता है ये, ऑन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज। ये वर्ड नहीं भूलना है, प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, चलिए अब लिखते हैं कंडीशन क्या है। लिखना स्टार्ट करेंगे कंडीशन। कंडीशन में पहला पॉइंट जो आपका आता है,
पहला पॉइंट आपका क्या है, लिखेंगे द टोटल टर्नओवर, द टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ प्रेस्क्राइब्ड कंपनी, मतलब प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज लिख लेते हैं, प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज एंड अदर नॉन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज। मतलब कहने का क्या है, हमको तो सारा टर्नओवर लेना है कंपनी का। भाई एक कंपनी खुली, वो सीमेंट भी बनाती है, वो प्लास्टिक भी बनाती है, तो सीमेंट वाली जो इंडस्ट्री है वो तो हमारी प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री है, बट प्लास्टिक वाली तो नहीं है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी नीचे देखेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री है। तो हम तो कह रहे हैं सारा टर्नओवर आपको लेना है, चाहे आप कागज बनाते हो, चाहे आप सुई बनाते हो, चाहे आपका पेट्रोल पंप हो, चाहे आपकी नेचुरल गैस सप्लाई हो, चाहे आप बिजली बनाते हो, चाहे आप लकड़ी बनाते हो, आप कुछ भी बनाते हो, मतलब प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री में हो तो भी, अदर नॉन प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री में हो तो भी, ऑफ प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री एंड अदर नॉन प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री, अदर नॉन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज। नॉन प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री कौन सी हुई, जो प्रेस्क्राइब नहीं है, जितनी भी बची वो नॉन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, तो हमने लिखा द टोटल टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और बोथ, एक कंपनी प्रोडक्ट भी बेचती है, सेवाएं भी देती है, ऑफ प्रेस्क्राइब इंडस्ट्रीज एंड नॉन प्रेस्क्राइब इंडस्ट्रीज शुड बी रुपीज, पेन चेंज कर लेता हूं, शुड बी रुपीज 35 करोड़ और मोर, हां जी। आपको एक कंपनी का, एक इंडस्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है उस एक कंपनी का, क्योंकि सेपरेटली देखोगे ना, तो उस कंपनी का आपको टोटल टर्नओवर देखना है, ऑल प्रोडक्ट्स का, ऑल सर्विसेज का। वो कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, एक ऐसी सर्विस बनाती है जो प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री में भी है और अदर नॉन प्रेस्क्राइब में भी है, तो आपको सारा का सारा टर्नओवर लेना है, चेक करना है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा है या नहीं। और चेक किस साल में करेंगे, अगर आप आज के समय में देखना चाहते हो कि इस कंपनी पर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की लायबिलिटी है या नहीं है, तो आप चेक किस साल में करोगे, इमीडिएटली पिछले साल में, क्योंकि ये साल तो अभी चल रहा है ना, इमीडिएटली पिछले साल में। तो लिखेंगे ड्यूरिंग immediate preceding previous year। पॉइंट नंबर 1 आपका खत्म होता है। पॉइंट नंबर 1 की कंडीशन क्या है कि आपको सारा टर्नओवर चेक करना है, वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत बार बोला कि सारा टर्नओवर लेना है, सारा टर्नओवर लेना है, सारा टर्नओवर लेना है। टर्नओवर तो सारा ही लेना है, बट कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी जिसको बनाने हैं ना, वो सिर्फ प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट के लिए ही बनाने हैं। ठीक है, लिख लेते हैं, आप सबके लिए बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कंप्लायंस है वो सिर्फ मैंडेटरी वाला किस पर आएगा, वो सिर्फ आएगा
प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज पर। ठीक है, लिखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ above condition is fulfilled, if above condition is fulfilled, अगर आपने ऊपर दी गई कंडीशन को पूरा कर दिया, if above condition is fulfilled, then mandatory rule, shall imposed, लग जाएगा किस पर, ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और both covered under table A and table B। ठीक है, अंडर टेबल ए और टेबल बी। और ये टेबल ए और टेबल बी आपकी क्या है, ये आपकी है प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज। प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल ए में आती है रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज और टेबल बी में आपकी आती है नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगर पहली कंडीशन पूरी हो जाती है तो मैंडेटरी रूल लग जाएगा कि आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने ही बनाने हैं, किन प्रोडक्ट पे, किन सर्विसेज पे, जो टेबल ए और टेबल बी में आती है। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले, अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं, आपको भी मतलब उत्सुकता हो रही होगी कि क्या है ये टेबल ए, क्या है ये टेबल बी। तो आइए एक बार चलते हैं टेबल ए पर और टेबल बी पर। यह है सर आपकी टेबल ए, मतलब रेगुलेटेड सेक्टर। इसमें कौन सी इंडस्ट्री, क्या सेक्टर, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विस आती है, सबका मतलब एक ही है। उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं देयर आर 6 रेगुलेटेड सेक्टर, देयर आर 6 रेगुलेटेड सेक्टर। पहला, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज made available to users by means of any transmission, reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature and regulated by the TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997, 24 section of 1997 Act, including activities that require authorization or license issued by the Department of Telecommunication, Government of India, under Telegraph Act 1885, 13 section of 1885 रूल। कहने का मतलब है लाइसेंस भी आप इशू कर रहे हो ना, तो आप अब सर्विस वाले हो गए, तो ये भी यहां पर इंक्लूड है, आपके ऊपर भी कोर्स रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये इधर क्या है, जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा है एचएसएन कोड, एक गुड्स का एक एचएसएन कोड होता है, सर्विस का एसएससी कोड होता है। ऐसी कस्टम के भी अपने अपने कोड है। तो हम एचएसएन कोड को नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, कस्टम टैरिफ एक्ट को लेते हैं। उनके वहां पर जो कोड अवेलेबल है वो लेते हैं। अगर किसी के लिए नहीं है तो फिर हम नहीं लेंगे, लिख देंगे नॉन एप्लीकेबल। दूसरा आपका है
जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी regulated by the relevant regulatory body or authority under इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, इनके लिए जो कोड अवेलेबल है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो 2016, 2016 नहीं 2016, अदर एक्टिविटी के लिए नहीं है। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स including activities regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2016। इसमें आपके जो हेडिंग अवेलेबल है वो 2709 से लेकर 2715 से लेकर है, बट अदर एक्टिविटी के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, प्रोडक्ट्स के लिए है, एक्टिविटी के लिए नहीं है। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इसमें जो आपके हेडिंग अवेलेबल है, ड्रग्स के लिए 2901 से लेकर 2942 तक, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए 3001 से लेकर 3006 तक। फर्टिलाइजर्स हेडिंग क्या है, 3102 से लेकर 3105। शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स हेडिंग क्या है, 1701, 1703 और 2207। ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है। तो ये 6 इंडस्ट्री है हमारी रेगुलेटेड वाली। ऑलराइट, अब जैसे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, सिप्ला, ग्लेनमार्क, पैरासीटामोल, ये सब आपकी किस में आएगी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में। आपका शुगर है या इंडस्ट्रियल एल्कोहल है, उसकी जितनी भी कंपनी आएगी वो यहां पर आएगी। फर्टिलाइजर्स की यहां पर आएगी, बिजली की यहां पर आएगी, और टेलीकम्युनिकेशन की यहां पे आएगी, जैसे रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपके नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, ये कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूं। देयर आर 33 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। 33 आपके नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, जिसकी लिस्ट लंबी है। आप इसको पढ़ सकते हो अपनी बुक से, लिखने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में कम पूछा जाता है। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखो, एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू अगर सोल्व करना है तो ये 6 याद कर लो, बाकी आपकी नॉन रेगुलेटेड में आ जाएगी। ऑलराइट, चलिए आइए, तो हम कहां पर थे। हमने पहला पॉइंट टर्नओवर देखा, और दूसरा पॉइंट लिखा कि अगर टर्नओवर मीट हो जाता है तो मैंडेटरी वाला रूल किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ टेबल ए और टेबल बी के प्रोडक्ट पे। टर्नओवर सारा देखना है, लगेगा किस पर, टेबल ए और टेबल बी के प्रोडक्ट पर। लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, इट मीन्स we have to check, it means we have to check all turnover of company, but mandatory rule, for cost records imposed on prescribed industry only। आप अपने मन से करा लो, मतलब आप प्रेस्क्राइब इंडस्ट्री में नहीं हो, आप कह रहे हो मैं फिर भी कराऊंगा, करा लो। हम तो मैंडेटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज, ऑन प्रेस्क्राइब्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, दूसरा पॉइंट हमने लिखा, तीसरा पॉइंट हमने लिखा,
अब हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे एग्जम्पशन फ्रॉम मैंडेटरी रूल ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। पहले एक छोटी सी ऐसे हेडिंग बना लेंगे कि क्या एग्जम्पशन है, और एक ही एग्जम्पशन है फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस एज पर MSME एक्ट। एज पर MSME एक्ट, मीडियम वालों के लिए नहीं, सिर्फ माइक्रो और स्मॉल वालों के लिए। एज पर MSME एक्ट आर exempt from rule number 3। हां जी, तो जो माइक्रो है या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइज है एज पर MSME एक्ट, इनकी लिमिट चेंज होती रहती है, माइक्रो और स्मॉल की। तो जो भी हमारा एग्जाम में, हम उसके हिसाब से लिमिट पढ़ के जाएंगे, क्या पता पूछ ली जाए। आज तक नहीं पूछा, क्या पता पूछ ली जाए। ठीक है, तो इनके लिए एग्जम्पशन है। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 5th, इट ऑल्सो मीन्स दैट, इसका यह भी मतलब है, इट ऑल्सो मीन्स दैट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज या एंटरप्राइजेस कर लेते हैं, एंटरप्राइजेस नीड नॉट टू गेट कॉस्ट ऑडिट। भाई जब कॉस्ट रिकॉर्ड बने ही नहीं तो कॉस्ट ऑडिट किसका करोगे? नीड नॉट टू गेट cost audit because there is no cost records, because there is no cost records। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, समझ आ गया? चलिए, अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। यह था हमारा कि एक जो आपका रूल नंबर 3 है, वो रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है। रूल नंबर 3 हमने पढ़ा कि एक कंपनी जिसका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उसको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने हैं और उन कॉस्ट रिकॉर्ड का फिर बाद में ऑडिट होगा। अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं जाते जाते, पॉइंट नंबर 6, डोमेस्टिक कंपनी हां जी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। हां जी, क्योंकि यहां पे लिखा है द क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर कवर्ड अंडर रूल 3। हां जी, तो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी कवर है हमारे रूल नंबर 3 पर। चलिए, अब एक पॉइंट और लिखेंगे। यह आपका कौन सा पॉइंट था? रूल नंबर 6, सॉरी, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7 कहता है,
कि जो ये हमारी नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज है, इसका जो सीरियल नंबर 33 है, जो इसका सीरियल नंबर 33 है, इसमें जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जितनी भी सर्विसेज आती है, ये प्रोडक्ट अगर एक ऐसी फॉरेन कंपनी बना रही है जिसका सिर्फ लाइसेंस ऑफिस है हमारे भारत में, तो उन पर कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं लगेंगे। तो लिखेंगे एक और एग्जम्पशन आ गई, यहां पर लिखेंगे एग्जम्पशन नंबर 2। वैसे ये एग्जम्पशन नहीं लिखते क्योंकि ये सिर्फ एक आइटम्स के लिए है, तो यहां पे हेडिंग बना लेते हैं एग्जम्पशन फ्रॉम आइटम नंबर 33, आइटम नंबर 33 ऑफ टेबल बी, ऑफ टेबल बी। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं फॉर फॉरेन कंपनी, फॉर फॉरेन कंपनी। हम देख रहे हैं कि ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका सिर्फ क्या है, लाइसेंस ऑफिस है, हु हैव, फॉरेन कंपनी तो वही होती है जो खुली तो आपकी आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस यहां कर रही है। तो ये कह रही है जो बिजनेस कर रही है ना, उसका सिर्फ क्या है, हु हैव अ लाइसेंस ऑफिस इन इंडिया ओनली, और कुछ नहीं है, ना फैक्ट्री है ना कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, देन cost records not need to be maintained, not need to be maintained for items covered in serial number 33, serial number 33 of table B, of table B। ये लाइन कहां लिखी गई है मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये रही, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द सीरियल नंबर 3 शैल अप्लाई टू फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली लाइसेंस ऑफिसेज। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि कोई भी कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की मैंडेटरी कंप्लायंस उस पर नहीं लगेंगे जो एक माइक्रो एंटरप्राइज है या फिर स्मॉल एंटरप्राइज है, एज पर MSME एक्ट। ठीक है, तो ये रूल नंबर 3 आपका कहां से स्टार्ट हुआ था, रूल नंबर 3 आपका यहां से स्टार्ट हुआ था। हम डिटेल वर्जन में थे, हमने शॉर्ट वर्जन नहीं पढ़ा, हम तो डिटेल पढ़ेंगे, और डिटेल हमने यहां से स्टार्ट किया, हमने सब पढ़ लिया। टेबल ए क्या होती है, टेबल बी क्या होती है, कॉस्ट रिकॉर्ड किस पे लगते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड किस पे नहीं लगते, 33 वाला आइटम किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता। इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का एक इंट्रोडक्शन और रूल नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ऑलराइट, आपको अगर एक एग्जाम्पल भी देखना हो तो मैं आपको रूल 3 का एक एग्जाम्पल यहां पे बता देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ रूल 3, अगर रूल 3 का आपको एक एग्जाम्पल लेना है तो जैसे मैं ले सकता हूं एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड मशहूर है, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड मशहूर है। ये एबीसी लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी, इज अ
डोमेस्टिक कंपनी, एबीसी लिमिटेड हमारी एक डोमेस्टिक कंपनी है। हम यहां पे सिर्फ अभी डोमेस्टिक वालों की बात कर रहे हैं। एबीसी लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी produces pharmaceutical product products having turnover of rupees 20 करोड़, 20 करोड़ का टर्नओवर है, and also produce clothes, ये कपड़े भी बनाती है। और कपड़े से टर्नओवर कितना है? ऑफ रुपीज 15 करोड़, ऑफ रुपीज 15 करोड़। क्वेश्चन कहता है whether ABC Limited is required to maintain their cost records comma, if yes, comma, for which products? अगर हां तो किन प्रोडक्ट के लिए? तो आपको क्या देखना है जब आप सॉल्यूशन करोगे? तो आपको देखना है टोटल टर्नओवर। तो वो कितना है आपका? 20 प्लस 15, 35 करोड़ का टोटल टर्नओवर है। तो 35 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, तो आपका पहला आंसर क्या आया? यस, एबीसी लिमिटेड required to maintain cost records। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि किन पर लगेगा? सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे लगेगा। तो दूसरा आपका क्या है? दूसरा आंसर क्या है? ओनली ऑन pharmaceuticals products, only on pharmaceuticals products are covered under mandatory rule for कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हमने पॉइंट नंबर 6 लिखा था डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब यहां पे एक बार रूल नंबर 3 को रीड कर लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 48, ये आपका सेक्शन है। सबसेक्शन 148 किसका? कंपनीज एक्ट का। द क्लास ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज डिफाइंड इन क्लोज 42। तो मेरे को यहां पे एक चीज ऐड करवानी है, मैंने पहले क्यों नहीं करवाई? क्योंकि कंफ्यूजन रहती है। क्लास ऑफ कंपनी से निकल के आता है एवरी कंपनी, तो हम यहां पे लिख देते हैं डोमेस्टिक कंपनी की जगह। जब मैंने एग्जाम्पल लिखा तो मेरे को लगा कि अब आपको बता देना चाहिए एवरी कंपनी एंड फॉरेन कंपनी आर कवर्ड अंडर रूल 3। भाई जो भारत में काम कर रही है वो ऑब्वियसली बात है, किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी को हम कैसे छोड़ देंगे? किसी गवर्नमेंट कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी सब्सिडरी को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, फाइनल में, कंपनीज एक्ट में, इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में जितनी भी कंपनी पढ़ी है, मैं सिर्फ
कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपनीज एक्ट में जितनी भी कंपनी पड़ी है, गवर्नमेंट सब्सिडरी, आपकी सेक्शन 8 कंपनी, आपकी एसोसिएट कंपनी, एवरी कंपनी, और उसके साथ साथ आपकी फॉरेन कंपनी, ठीक है, एवरी कंपनी आर कवर्ड अंडर रूल 3। और इस एग्जाम्पल के साथ हमारा रूल 3 खत्म होता है और हमारी क्लास भी खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए, हमने बड़े अच्छे अच्छे नोट्स बनाए, बड़े कलरफुल नोट्स बनाए आपको समझाने के लिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन नोट्स को इंप्लीमेंट करो अपने ऊपर और पेपर क्रैक करो और प्रोफेशनल बनो। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।